अस्सलामुअलैकुम। इकोनॉमी इन फोकस के साथ मैं हूं शाजिया खान। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जिन हालात में मुल्क की क़यादत संभालनी पड़ी वो सबके सामने है, क्योंकि मुल्क एक तरफ IMF के प्लान में एक तरफ IMF का जो प्रोग्राम था वो स्टॉल था प्लान, दूसरी तरफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे जो है वो लॉस में जा रहे थे, हमारे कर्जे हमारे खसारे पीक पर थे। ये सब वो सूरत हाल थी जो पौने 4 साल में पिछली हुकूमत नाकिस मौशी पॉलिसी और कुछ सियासी फ़ायदा उठाने के लिए जो फैसला किया गया था उसका बोझ है जो कि मौजूदा हुकूमत को उठाना पड़ रहा है। बहरहाल इस वक्त वफाकी बजट 2022-23 पेश कर दिया गया है। 9,502 का ये अरब जिसका हजम है, और ये जो मौशी सूरत हाल थी उसके हवाले से कुछ मौशी मुश्किल फैसले करने पड़े। लेकिन एक लिहाज से सोचा तो ये जा रहा था कि ये बजट जो है बड़ा सख्त होगा, लेकिन एक लिहाज से ये सहूलत वाला बजट है, मॉडिफिकेशन वाला बजट है, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर को ले लें, इंडस्ट्री को ले लें, उसमें मराद दी गई है। ज़रई आलात, बीज, जो ट्रैक्टर हैं हमारे उस पर कस्टम ड्यूटी ख़त्म की गई है। फार्मास्यूटिकल को भी एड्रेस किया गया है, और तनख्वाहदार और कम वसाइल वालों के लिए जो इनकम टैक्स है उसको छूट दी गई है, यानी कि जो लोग टैक्स नहीं दे सकते उनको भी डिफाइन किया गया है। नौजवान तबके को भी बड़ा फोकस किया गया है, उनके रोजगार के लिए कर्ज स्कीम लॉन्च की गई है, स्कॉलरशिप, लैपटॉप के हवाले से भी प्रोग्राम सामने आ रहे हैं। उनके लिए जो कम तनख्वाहदार तबका है उनके लिए सस्ता पेट्रोल, सस्ता डीजल जो है उसकी जो स्कीम है वो भी पूरा साल चलती रहेगी। सरकारी मुलाजमिन के लिए जो है वो 15% उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया गया है, पेंशन में 5%। नाज़रीन, ओवरऑल शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है वो 1 साल के लिए है, लेकिन जो हम बजट देख रहे हैं, जो हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी देख रहे हैं, वो हमें बड़ी दूर रस नताइज देते हुए नजर आ रही है। आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि ये बजट अवाम दोस्त है या नहीं है, कितना मुतवाज़िन है, और सबसे बड़ा क्या हुकूमत इस वक्त कोई वाज़ेह मौशी पॉलिसी लेकर आ रही है, क्या इस वक्त मॉनेटरी पॉलिसी तब्दील करने की ज़रूरत है। मेहमानों को तारुफ करा दूँ, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं वेल नोन पर्सनैलिटी है नौमान अब्दुल मजीद साहब, इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, आज हमें ज्वाइन किया है पहली दफ़ा। आगा इमाद नबी साहब ने, बहुत शुक्रिया सर, आप फिस्कल फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट हैं। कुछ ही देर में हमें मजीद गेस्ट टेलीफोन लाइन पर भी ज्वाइन करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे मैं कि इस बजट को इन हालात में आप किस तरह देख रहे हैं? ये अस्सलाम वालेकुम। इस बजट को मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत मुश्किल हालात में ये बजट बना था, और इस बजट को बहुत बेहतर तरीके से इस गवर्नमेंट ने दिया है लोगों को, जिसपे बहुत सी चीज़ें इन लोगों ने मद्देनज़र रख के आम आदमी को दी है। मैं पहले पेट्रोल पे बात करना चाहूँगा। जो इकोनॉमिक सर्वे की हम बात कर रहे थे, जो कुछ अरसे पहले इकोनॉमिक सर्वे बताया गया था, उस पे क्या मैं उसी टाइम की एक कैलकुलेशन आपको बता दूं कि ब्रेंट क्रूड ऑयल उस टाइम था $119.24 पर बैरल। मैंने उस टाइम के जो रेट था डॉलर, अभी तो रेट 203 पे ट्रेड कर रहा है मार्केट पे डॉलर, तो जब मैंने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमें बना पाकिस्तानी रुपीज़ में 24,205 रुपीज़। 1 बैरल जो होता है वो होता है तकरीबन, आप ये समझ लें 158.98 है, लेकिन मैं उसे 159 कंसीडर करता हूँ। मैं अगर उनको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ, मींस के मैं 24,205 को डिवाइड कर दूँ बैरल के साथ, तो ये अराउंड जो पैसे बनते हैं वो बनते हैं 152 रुपीज़ पर लीटर, जो हमारी सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। उसके साथ आप इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करें, ट्रांसपोर्टेशन ऐड करें, बैंक की गारंटीज ऐड करें, लेंडिंग कॉस्ट ऑफ पोर्ट ऐड करें, रिफाइनरी की कॉस्ट ऐड करें, कमीशन ऐड करें, कमीशन ऑफ ऑयल कंपनीज, और उसके साथ कमीशन ऑफ पेट्रोल पंप्स ऐड करें। अगर मैं ये सारी चीज़ें भी ऐड करूं तो ये तकरीबन 50 रुपीज़ आप और ऐड कर लें, 45 से 50 रुपीज़। अगर मैं इन चीज़ों को देखूं तो ये जाके 200 बनती है। करंट प्राइस आप अगर पेट्रोल की चेक कर लें तो वो 209 पॉइंट समथिंग है, और हर पेट्रोल अपनी ₹1 इजाफे के साथ उसे सेल कर रहा होता है। इसके साथ मैंने 2 चीज़ें और अभी ऐड नहीं की, जिसमें एक हमारी पेट्रोल लेवी थी, पेट्रोल लेवी सरचार्ज था, और दूसरा था GST, जो पुरानी हुकूमत ने ये कहा था कि हम लोगों के ऊपर बेयर करेंगे। वो था 30 रुपये, जिसमें 18 रुपये वो लोगों पे इम्पोज कर चुके थे, और यही चीज़ जून और जुलाई में 12 रुपये और इम्पोज होना था। तो अब आप इन चीज़ों को, मैं सिर्फ पेट्रोल से रिलेट कर देता हूं बाकी चीज़ों को जो बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें हैं। अगर हम पेट्रोल को अभी नहीं बढ़ाएंगे, 250 260 तक अगर ये पेट्रोल नहीं जाएगा,
तो इसका मतलब आपका फिस्कल डेफिसिट और कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जाएगा। इस कंडीशन में जो इस गवर्नमेंट ने बजट दिया है, इसको मैं ये जरूर कहूंगा, इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ थिंग्स, कि थोड़े से उन्होंने हार्ड रूल्स रखे हुए हैं, थोड़े से उन्होंने सॉफ्ट रूल्स रखे हुए हैं। अगर मैं हार्ड रूल्स की तरफ जाऊं तो ऑस्टेरिटी मेजर्स जो हैं इन लोगों के, ऑस्टेरिटी मेजर्स को काफी कटौती की गई है 40%, जबकि ये क्वांटम कम है, ट्रिलियंस में नहीं है, बट स्टिल मैं ये कहूंगा कि 40% कटौती जो की गई है जो सारे ब्यूरोक्रेट्स और मिनिस्टर्स में, ये बहुत मेजर इम्पैक्ट हमारे पास आएगा। उसके साथ इस बजट का टोटल हदफ जो है वो 9,500 है, जिसमें से 4,000 ट्रिलियन आपने रीपेमेंट के लिए रखे हुए हैं, 1523 अरब आपने रखे हुए हैं डिफेंस के लिए। अगर मैं सिर्फ इसको ही कंप्राइज कर लूं तो ये आपका 58% हिस्सा बनता है पूरे बजट का। ठीक है। उसके साथ 42% के जो इनके पास बजट मौजूद है, जो 42% जो इसके पास मौजूद है अभी गवर्नमेंट के पास, उनको इन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन की है। कुछ उनको अभी भी मेजर्स और लेने पड़ेंगे आगे, तो जिससे बेहतर हो सके। फंडामेंटल प्रॉब्लम तो आपने बता दिया कि हमारा फिस्कल जो डेफिसिट है वो फंडामेंटल प्रॉब्लम है। नोमान, अब अगर हम थोड़ा सा इस बजट को छोड़ के 10-15 साल का जो बजट देखें, तो हमने हर बजट में देखा कि हमने IMF को का ट्रस्ट विन करने के लिए बजट बनाया। इस बार चूंकि 4.25 साल की मौशी पॉलिसी की मैंने बात की, कितना आप इन मुश्किल हालात में किस तरह देख रहे हैं कि हमारी ग्रोथ प्रायोरिटीज को सामने रखकर, मारी खसारे को सामने रखकर ये बजट बनाया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि आपने कहा कि हमने 10-15 साल में हमारी जो पॉलिसीज़ रही हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में बात किया जाए, 22वें प्रोग्राम में है IMF के, और हमारे मसाइल वही हैं जो IMF के पहले प्रोग्राम में थे। ठीक है, और अगर हमने उन फंडामेंटल्स को अगर हमने इशू नहीं किया को हमने अगर एड्रेस नहीं किया तो IMF के मजीद 20 प्रोग्राम भी गुजर जाएंगे, तब भी हम वहीं खड़े होंगे जहाँ आज हम खड़े होंगे। ठीक है, पाकिस्तान का बुनियादी मसला क्या है? बुनियादी मसला इस वक्त जो है, वैसे तो हमारी बुनियादी मसाइल बहुत सारे हैं, तालीम भी है, सेहत भी है। बुनियादी मसला जो रूट कॉज ऑफ दी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है आज, वो है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट से होता क्या है हमारा? जब करंट अकाउंट डेफिसिट आता है आपका, यानी आपके पास डॉलर की जो ट्रेड है वो कम होती है, तो सबसे पहले तो आपको रुपए पे प्रेशर आता है, आपको रुपी डिवैल्यू होता है नंबर 1। जब रुपी डिवैल्यू होता है तो आपकी इंपोर्ट्स महंगी होती हैं। अब इंपोर्ट्स महंगी होती है तो आपका फ्यूल और खाना महंगा होता है। अच्छा, उसके साथ साथ ये भी होता है कि जब ये रिजर्व्स कम होते हैं तो आपको IMF के पास जाना पड़ता है। IMF की शर्त पे आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, डेट सर्विसिंग कॉस्ट लोकल में बढ़ती है और आपकी इंटरनेशनल बोरिंग कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो बुनियादी प्रॉब्लम जो इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी का पिछले 5 साल से 10 सालों से 15 सालों से है, वो हमारा है करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसको हम किसी भी तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे। अच्छा, करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों आ रहा है? क्योंकि देखिए लेवल्स होते हैं, सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है आपका ऊपर, उसके बाद करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, उसके बाद आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट होता है। अब करंट अकाउंट डेफिसिट तो आपका है 15 अरब डॉलर का, लेकिन आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो 45 अरब डॉलर का है इस साल। वो 45 अरब इसके लिए है, यानी 30 अरब की आपकी मुश्किल से एक्सपोर्ट्स हो, 75 अरब डॉलर जो है वो आप जो है इंपोर्ट्स कर रहे हैं। जो अल्लाह भला करे ओवरसीज पाकिस्तानियों का, जिसके जो हमसे थोड़े थोड़े पैसे भिजवाते हैं, जो 30 बिलियन डॉलर भिजवा रहे हैं, जिसके लिए हमने अगले साल में 33 अरब का टारगेट रखा है कि उनकी मेहरबानी से हमारा मुल्क चल रहा है और आप हम जो है ना यहाँ पे इंपोर्टेड चीज़ें जो है यहाँ पे मंगवा के और यहाँ अयाशी कर सकते हैं। वरना तो आप खुद सोचें कि 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट पे 75 अरब डॉलर की अगर आपकी इंपोर्ट है तो मुल्क चलेगा कैसे? अब होता ये है कि गवर्नमेंट की जब प्लानिंग आप करने जाते हैं ना, तो आपको काफ़ी सारे फैक्टर्स इसको बैलेंस आउट करना होता है। मिसाल के तौर पर आपने ग्रोथ भी लेके आनी है। ग्रोथ क्यों लेके आनी है? क्योंकि आपकी आबादी 2.5% से बढ़ रही है, तो अगर 4.5-5% भी ग्रोथ लेके आएंगे तो पर कैपिटा पे मुश्किल से जाके आपका इंपैक्ट 2 से 2.5% का आएगा। ठीक है ना जी? तो आपने ग्रोथ भी लेके आनी है, आपने इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है। ठीक है ना जी? अच्छा, आपने आलमी हालात को भी देखना है, आपने करंट अकाउंट को भी कंट्रोल करना है। अब हो ये रहा है हमारे पास कि जैसे ही हमारे मुल्क में ग्रोथ बढ़ती है ना थोड़ी सी भी, आपका चूंकि इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, आप इंपोर्ट क्या क्या करते हैं? सवाल ये है, आप टेक्सटाइल बनाते हैं लेकिन टेक्सटाइल की मशीनरी इंपोर्ट करते हैं, आप फूड इंपोर्ट करते हैं, फूड में आप शक्कर भी करते हैं, वीट भी इंपोर्ट करते हैं, अच्छा फ्यूल भी इंपोर्ट कर रहे हैं, कॉटन भी हमने इंपोर्ट किए, 2 बिलियन डॉलर की कॉटन इंपोर्ट की, 10 अरब डॉलर की फूड नहीं, मैं तो सिर्फ जो फूड आइटम आपके 10 अरब डॉलर हैं। अच्छा, एग्री के आइटम्स को फर्टिलाइजर और कॉटन सब शामिल करेंगे तो मेरे ख्याल से 15 अरब डॉलर गालिबन पहुंच जाएगा, उसका टोटल फिगर होगा। तो एग्री कंट्री होने के बावजूद आपके अगर एग्री इंपोर्ट्स 10 से 15 अरब डॉलर की हैं तो अनसस्टेनेबल है। तो होता ये है कि आपने इकोनॉमी को ग्रो इस तरीके से करना है कि आप जो है आपकी जो है लोकल इंडस्ट्री प्रमोट हो और ग्रोथ जो है वो लोकल इंडस्ट्री से है। अब देखें होता क्या शादी है कि कोई भी जब कंट्री तरक्की करती है, दुनिया की बाकी ममालिक को भी आप देखेंगे, वो अपने लोकल रॉ मटेरियल की बुनियाद पर तरक्की करते हैं। लोकल रॉ मटेरियल एक बुनियादी उसूल है इकोनॉमिक्स का, ठीक है ना। अब हमारे पास जो लोकल रॉ मटेरियल अवेलेबल है वो 2 हैं। कितने हैं? 2।
वो दो क्या क्या हैं, एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है हमारे पास और दूसरा हमारी एचआरई ह्यूमन रिसोर्स है। हम इसी से पैसे बना सकते हैं। अच्छा। आप आज देख लें कि हमारी एक्सपोर्ट क्या है। हमारी एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल है जो कि कॉटन से आती है, एग्री बेस्ड इंडस्ट्री है, हम फूड एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हमारी टेक्सटाइल और फूड एक्सपोर्ट को मिला लिया जाए तो बुनियादी तौर पर यही हमारी है ना मेन एक्सपोर्ट, तो $30 अरब वहीं से आते हैं, ये एग्री एक्सपोर्ट है। हालांकि हमारे एग्री का 40 to 50% जो वेजिटेबल और फ्रूट है वो ज़ाया हो जाता है, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की अमाउंट बनती है। एक अंदाजे के मुताबिक 40 बल्कि एक या कई अंदाजों के मुताबिक 40% हमारी जो एग्री प्रोड्यूस है स्पेशली फ्रूट एंड वेजिटेबल की वो ज़ाया हो रही है, जिसको हम लोकल या एक्सपोर्ट करके अरबों डॉलर कमा सकते हैं। एक चीज़ हो गई। अब दूसरा पैसा पाकिस्तान कहाँ से बनाता है? रेमिटेंसेस से पैसे बनाते हैं। एक्सपोर्ट के बाद हमारा सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आता है? रेमिटेंसेस से आता है। वो क्या है? एचआर। ठीक है। अब एचआर के एग्री के हालात आपने देख लिए कि 40% हमारे क्या है? वेस्टेज है। और एचआर के हमारे हालात ये हैं कि हमारी जो लिटरेसी रेट है करंट इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक वो गालिबन 65% है, जिसमें से मर्दों का 70% के आसपास है और खवातीन का है 50%। तो भाई जब तक आप एग्री और एचआर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप मुझे बताइए परमानेंट विशियस साइकिल के अंदर जो आप फंसे हुए हैं इससे आप कैसे निकलेंगे? अनफॉर्चुनेटली पिछले 20-25 सालों में किसी भी गवर्नमेंट ने, 30 सालों में बल्कि शायद 40 सालों में किसी भी गवर्नमेंट ने इन दो सेक्टर्स पे ना फोकस किया, ना कोई प्लान बनाया, ना इसको इम्प्लीमेंटेशन इसका प्लान बना के इसका कोई, यानी करंट अकाउंट डेफिसिट का इनडायरेक्ट ताल्लुक हमारा जो है वो हर चीज से मेजर जो हमारा है वो एक्सटर्नल जो हमारे फैक्टर्स हैं, जिसमें एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। हाँ, एक्सटर्नल से ही आपकी महंगाई भी बढ़ती है। ठीक है जी। हमारे गेस्ट हैं ज़ीशान मर्चेंट साहब, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर ओवरऑल बजट की बात करें तो आपको क्या लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो टैक्स कलेक्शन है, जो कि 7,000 अरब कर लेना है, वो किस तरह मुमकिन होगा? क्योंकि अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो एस्टिमेट लगाएं तो क्या हम 16-17% उससे टारगेट अचीव कर सकते हैं? देखिए, जो अभी करंट पोजीशन है उसके हिसाब से अगर आप ग्रोथ फैक्टर को और इन्फ्लेशन को जोड़े और अगर ये डॉलर इसी तरीके से बेहंगम बढ़ता रहा तो आपका टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट हो जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं आएगा। उसमें सिर्फ आपका शॉर्टफॉल आएगा 300-400 अरब का, वो आप एडिशनल टैक्सेस लगा के कलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें अभी आपने तो एक पॉवर्टी एलिमिनेशन के लिए टैक्स लगाया है। इसी तरीके से आपने रिटेल सेक्टर पे कुछ थोड़ा सा नया टैक्स लगाने की कोशिश की है। और इसी तरीके से जो आपकी जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है, क्योंकि जैसे अभी नवान भी कह रहे थे कि हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं और हमारा सारा का सारा रॉ मटेरियल एंड सर्विस प्रोडक्ट्स ये सब इंपोर्ट होता है, तो इसी पर सारा कस्टम ड्यूटी और टैक्सेस कलेक्ट हो जाता है। और मेजर कंपोनेंट इसमें से जो है आपका वो फ्यूल है। फ्यूल अगर आप देखें तो आपकी इंपोर्ट का 50% के करीब आप इंपोर्ट फ्यूल करते हैं। और जितना फ्यूल इंटरनेशनल मार्केट में महंगा होता चला जाएगा उतना पाकिस्तानी रुपए में भी महंगा होता चला जाएगा, उतना ही टैक्सेस आपके बढ़ते चले जाएंगे। और अभी तो चूंकि ये इनको इस साल जो है वो 50 रुपए जो है वो पेट्रोलियम लेवी भी लेके जानी है, यानी 7 से 50 बिलियन का जो इनका हदफ है 7 से 50 का, वो भी इसी तरीके से कैलकुलेट होगा। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में जो है पेट्रोल जो है बड़ी तेजी से बढ़ेगा और 250-300 रुपए तो वैसे ही पेट्रोल हो जाएगा, जिसमें आपके 17% सेल्स भी आ जाएगा, आपका पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भी आ जाएगा। और इसकी वजह से जो है इन्फ्लेशन भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। अब देखना यह है कि इन सारी चीजों को ये किस तरीके से ऑफसेट करेंगे, क्योंकि ऑफसेट करने के लिए इनको महंगाई रोकना इनके लिए बहुत प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इससे ये है। अब आपके पास चूंकि मुल्क में इतने डॉलर नहीं है तो आप इंतजार कर रहे हैं कि आपको जो है बाहर से लोन्स मिल जाए या आपको रोल ओवर्स मिल जाए, तो इस सब इंतजार उस पर। लेकिन अगर ब्रॉडर पिक्चर में अगर आप इकोनॉमी के किसी तरीके से अगर आप चलती रहती है इकोनॉमी, तो मैं समझता हूँ कि 7,000 अरब के करीब हम पहुंच जाएंगे अगर इसी तरीके से काम चलता रहा। लेकिन हाँ, इन्फ्लेशन अगर बढ़ गया और अगर इकोनॉमी आपकी जो है वो रुक गई तो फिर उस सूरत में जी। ज़ीशान मर्चेंट साहब, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आगा साहब, अगर हम इसको उनसे हम दोबारा रब्ता करेंगे। अब इस वक्त जो इन्होंने बताया कि हमारा जो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन है वो मेरे ख्याल में हमारा उस वक्त तक स्टेबल नहीं हो सकता। हम बात करते हैं डॉलर अर्न कैसे किया जाएगा। नौमान ने भी पिछले प्रोग्राम में बहुत सारे मशवरे दिए और सजेशंस दी। असल मसला ये है कि इस वक्त जो अंडर द सर्कमस्टेंसेस मईशत है उसमें अगर आप इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को तमाम एस्पेक्ट्स को देखते हुए हम किस तरह अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करें? देखिए, मैं पहले 3 चीज़ों के बारे में बात करूंगा। ट्रेड डेफिसिट,
करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट। ठीक है। अगर मैं पीछे के इकोनॉमिक सर्वे को बात करूं तो हमारी 45 बिलियन का डेफिसिट था, जिसमें से इंपोर्ट थी हमारी 75 बिलियन और एक्सपोर्ट थी हमारी 31 बिलियन। करंट अकाउंट डेफिसिट 2018 में 19 बिलियन था, उसके बाद इन लोगों ने 50% कवर कर लिया था, उसके बाद हमारे पास आ गया था वो 13 अरब बिलियन के करीब। मेन मसला हमारा, जो नौमान साहब ने भी कहा, फिस्कल डेफिसिट है, जो 5600 अरब के बराबर, 5600 अरब के बराबर। वो कैसे कवर होगा? अगर हम अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे और लोकल इंडस्ट्रीज को हम बेनिफिट नहीं देंगे तो इस तरह से हम आगे बढ़ने में नाकाम हो सकते हैं। यहाँ पर जो मेजर स्टेप्स उठाए गए हैं एग्री को लेके, वो भी बहुत बेहतर स्टेप्स हैं। आपने ट्रैक्टर्स पे कर दिया, सीड्स पे कर दिया, तो इसका मतलब आप 3 किस्म के हमारे पास फार्मर्स मौजूद हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। स्मॉल फार्मर्स ऑब्वियसली अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा और बेहतर जाना चाहिए। स्मॉल फार्मर्स को भी यहाँ पे बेहतर मिलेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकेंगे। इसी तरह मीडियम और लार्ज तो फिर ज़्यादा क्वांटिटी में करेंगे। अब हमारे पास एक मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए कि उस मैकेनिज्म को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करके चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकें और डॉलर अर्न कर सकें। अगर हम इन चीज़ों की तरफ नहीं जाएंगे तो हमारा डेट बर्डन कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा। दूसरा है HR, IMF और HR। अगर मैं कंपेयर करता हूं तो आप लास्ट 5 इयर्स में जो हमारे रेमिटेंसेस आई थी वो थी $145 बिलियन, और लास्ट 5 इयर्स में जो हमने IMF से बात की थी वो थी $20 बिलियन। तो हमें ये चीज़ भी चेक करनी चाहिए कि हम वैल्यू करें कोई चीज़ों को। IMF के भी अगर हम $20 बिलियन को देखते हैं तो IMF हमारे साथ जो बात करता है वो सिर्फ 2 चीज़ों पे बात करता है। नंबर 1, वो कहता है कि आप ग्रोथ है आपके पास मौजूद है, और हर ईयर आप लास्ट इकोनॉमिक सर्वे में देखें जो 3.9 ग्रोथ उन्होंने शो की थी वो 6% तक ले आए थे। लेकिन अब वो ग्रोथ के बारे में बात नहीं करते, वो कहते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ हो। सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब, अगर मैं इसको सीधी बात कहूं, तो हर ईयर हमारी ग्रोथ सस्टेन करती हुई चली जाए, कहीं पे स्टॉप ना हो। अभी जो हालात गए, क्योंकि उससे फिर हमारी बाकी चीजों पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ मैं अगर बाद में दोबारा इन चीज़ों को बात करूं तो जो हम GST और लेवी नहीं ले रहे थे तो इसका मतलब हम होल्डिंग पावर रख रहे थे अपने पास। उस होल्डिंग पावर से आवाम के ऊपर जो हमें चीज़ें डाइवर्ट करनी थी वो हमने नहीं की, उससे हमारा डेफिसिट बढ़ता चला गया। जब डेफिसिट बढ़ता चला गया तो ऑब्वियसली कदर पैसे की भी डीवैल्यू होती चली गई। जब वो डीवैल्यू हो रही है तो इसका मतलब हम और उस दलदल में धंसते चले जा रहे हैं निकलने की बजाय। हम आम आदमी को रिलीफ देने के बजाय हम आम आदमी को और कुछ टाइम के लिए हम उसे ये कहते हैं कि रिलीफ है, लेकिन उस रिलीफ के चक्कर में हम उसे दलदल में डालते चले जा रहे हैं। तो ये लॉन्गर पीरियड के लिए ठीक नहीं है। मैं ये जरूर कहूंगा कि इन्होंने जो टैक्स रिलीफ की अभी चीजें दी हैं, जिसमें से कहा कि 200 यूनिट से कम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन वालों को ये लोग सोलर पे ले जाएं, 50 बेड हॉस्पिटल की इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर रहे हैं, विथ होल्डिंग टैक्स ये डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोड्यूसर्स पे खत्म करें, ये एक अच्छा स्टेप है। अच्छा स्टेप का मतलब इनसे हमारे पास प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स की ये डिमांड बढ़ती चली जाएगी, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये कि इन्होंने एक बहुत अच्छी स्कीम की बात की। हम यहाँ पर बात करते हैं बैठ के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए इन्होंने बेहतर बात की है कि हम एंटरप्रेन्योर्स प्रोड्यूस करें जो अपने छोटे छोटे बिजनेस करें और वो वहां से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें किसी और के लिए। तो ये भी एक प्लस स्टेप है, प्लस पॉजिटिव स्टेप है, जिसकी वजह से हम आगे बेहतर तरीके से मूव होते जाएंगे। अगर हम कंटिन्यूअसली रिलाई करेंगे सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, वो भी गवर्नमेंट के ऊपर, तो आई थिंक ये थोड़ा सा इशू हो जाएगा। हर तरीके से आप ये चाहते हैं गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करे, लेकिन बहुत जगहों पे आपको खुद भी एक स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिस पे आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ मूव करते चले जाएं। आप करंट अकाउंट डेफिसिट की बात कर रहे थे, मैंने उसी वक्त आपसे बात की कि एक्सटर्नल फैक्टर्स बुरी तरह मुतासर कर रहे थे। ये जो आपने 30-40 साल की बात की, तभी हमें IMF के पास जाना पड़ गया और मुख्तलिफ जो हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज हैं उनके पास जाना पड़ गया। अब लाजमी सी बात है, प्राइजेस होल्ड की गई, तेल पेट्रोल गैस महंगा हुआ, मजीद बिजली भी महंगी होगी, पेट्रोल भी और गैस भी। अब किस तरह आप लोकल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, इस एक वक्त तरफ हमारी लोड शेडिंग की प्रॉब्लम है, दूसरी तरफ हुकूमत अनाउंस भी कर रही है कि सनती जोन का क़याम अमल में लाया जाएगा। ये सब पॉसिबिलिटीज़ कैसी होगी? जब तक हम लोड शेडिंग और बिजली तवानाई को एड्रेस नहीं करेंगे तब तक तो पॉसिबल नहीं लग रहा। बस सनती जोन वाली पहले मैं आपसे बात करूँ ना, सनती जोन बनाने से हम ठीक है हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं अगर हुकूमत से ये दरख्वास्त करूँ कि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल जोन हैं जो कराची के हैं, कोरंगी और साइड के इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल देख लें।
कि जो सड़कें टूटी हुई हैं और जो वहाँ पे जो गटर खुले हुए हैं उसको ठीक कर दें स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने से पहले, तो हमारी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक्सपोर्ट तो यहीं से बढ़ सकती है हमारी, तो वो ज़्यादा ये तो ज़रूरत फिर है। प्रोविंस वाला मसला आ गया और ना, फिर वो प्रोविंस से 18वीं जो तरमीम गवर्नमेंट तो का। अब तो प्रोविंस और फेडरल एक ही गवर्नमेंट हो गई है ना, तो बात ये है नई हुकूमत में तो। अच्छा बाबा, तो हम करंट अकाउंट के हवाले से, अच्छा आप कह रहे हैं इत्तेहादी हुकूमत के बजट को हम इत्तेहादी डिस्कस करें। नहीं, बजट इत्तेहादी हुकूमत तो हुकूमत है ना, मेरे लिए तो मैं तो समझता हूँ कि फेडरल करे या प्रोविंशियल करे, असल तो हम एज अ शहरी के मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरी सड़क बन जाए, वो फेडरल बनाती है, प्रोविंशियल मिले सब गवर्नमेंट बराबर है, लोकल बनाती है, ठीक है ना जी। और अब तो फेडरल प्रोविंशियल में एक ही गवर्नमेंट है। दूसरी चीज़ ये हो गई, आपने जो करंट अकाउंट डेफिसिट की बात की, आलमी हालात की बात की, लेकिन ये बात तो तय है कि आप जो है बहैसियत कौम के ये मुमकिन नहीं है कि आप इंपोर्ट करके माल को और वो चीज़ें जो बल्क कंजम्पशन में हो और उसको आप महंगा इंपोर्ट करें, सस्ता इंपोर्ट और सस्ता बेचें, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक छोटी सी कैलकुलेशन मैं आपको दे दूं, जो भी तो आगा साहब थोड़ी देर पहले फरमा रहे थे कि आपकी जो ओगरा के नोटिफिकेशन आता है ना, उसमें कॉस्ट लैंडिंग कॉस्ट ऑफ पेट्रोल दी जाती है। तो आज से एक महीने पहले जब खान साहब गए थे उस वक्त आपकी लैंडिंग कॉस्ट ऑफ पेट्रोल थी वो थी 170 रुपये, 20 रुपये उस पर सब्सिडी थी और 150 रुपये का हम बेच रहे थे। आज जो आपकी लैंडिंग कॉस्ट ऑफ पेट्रोल तकरीबन जो लेटेस्ट सर्कुलर आया है उसमें 210 रुपये है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि आपका जो पाकिस्तानी रुपया है वो 180 से 200 रुपये पे आ गया, तकरीबन 10% डिप्रिशिएट हो गया। जो ऑयल की प्राइसेस $100 की थी वो आखिरी सर्कुलर पे $115 और आज $121 के ऊपर है, तो 15 से 20% बढ़ गई। तो इसका मतलब ये कि आज जो हम पेट्रोल 210 रुपये का ले रहे हैं, वो पेट्रोल जो आज की प्राइस में जो कंट्री में पड़ रहा होगा वो तकरीबन 230 से 235 रुपये का होना चाहिए, क्योंकि आखिर में 220 का था ना जो आपको बताया। उसकी कॉस्ट ऑफ कैलकुलेट, उसकी जो आपकी इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, एक्सटर्नल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, तो ये बात तो तय है कि भाई हम जो है बाहर से माल महंगा मंगा के और आवाम को सस्ता नहीं दे सकते। ये एक सूरत में मुमकिन होता है कि मिसाल के तौर पर अगर एक चीज़ तो हम जो है जैसा कि गल्फ़ कंट्रीज़ में होता है कि वो अपना बहुत सारा माल इंपोर्ट करते हैं, सब्सिडी भी देते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है वहाँ पे चूंकि एक बहुत बड़ी कमोडिटी एक्सपोर्ट भी हो रही होती है ऑयल की फॉर्म में, तो उस एक्सपोर्ट को इस इंपोर्ट से मैच कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप कुछ भी एक्सपोर्ट ना करें या चुनना सा एक्सपोर्ट करें और इंपोर्ट ही इंपोर्ट है, पूरी 23 करोड़ की आबादी का मुल्क चुना, ये नहीं, यहाँ प्रॉब्लम आ जाता है। आप देखें गल्फ कंट्रीज के अंदर भी 15% वैट लग गया है, उन्होंने भी सब्सिडीज को खत्म कर दिया क्योंकि उनको भी अंदाजा हुआ कि पिछले सालों में जब ऑयल की प्राइसेस नीचे थी ये सस्टेनेबल नहीं है। तो ये बात तो हमें अपना माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि अगर हमने बहैसियत कौम आगे चलना है, जो सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही थी ना, वो उसी सूरत में मुमकिन है कि हम मेड इन पाकिस्तान अप्रोच बनाएं। हमने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी, चाहे वो एग्रीकल्चर की हो, वो इंडस्ट्री की हो, उसको बढ़ाना होगा। हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करनी होगी, हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी होगी, और अगर हम इंपोर्टेड माल मंगाएंगे तो इंपोर्टेड माल की प्राइस भी इंपोर्टेड ही पे करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि पिछले दिनों में दुबई में जो पेट्रोल था जब 150 रुपये पाकिस्तान में था, तो दुबई में 180 या 200 रुपये का एक्सचेंज रेट के हिसाब से पड़ रहा था। हालांकि वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है और हम 150 का बेच रहे थे। अभी तो 225 हो गया पाकिस्तानी पाकिस्तान। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हमें अपना माइंड मेकअप करना होगा कि हम ये जो है ना, हमारे यहाँ आप देखा आम आदमी भी जाएगा ना, वो बाहर जाएगा, उसमें दुकान पे जाएगा कि वो इंपोर्टेड पैंट दिखा दो। भाई ये इंपोर्टेड अगर चाहिए तो इंपोर्टेड की प्राइस भी इंपोर्टेड में ही आपको देनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आप लोकल में दें। इसलिए जरूरी है कि आपने इकोनॉमी को सस्टेनेबल लेवल पर लेके जाने के लिए, और जैसे कि मैंने कहा कि सस्टेनेबिलिटी हमेशा उसी सूरत में आती है कि वो रॉ मटेरियल, मैं रिपीट करूं, कि जो लोकल कंट्री में अवेलेबल है उसको आप जो है यूटिलाइज करो। हमारे मुल्क में दो ही रॉ मटेरियल अवेलेबल हैं, एक एग्रीकल्चर है, एक ह्यूमन रिसोर्स है। ह्यूमन रिसोर्स की आप आज जो है अपनी तालीम का जो रेशो लिटरेसी रेट है वो 60-65% है, इससे बढ़ा के 90% पे ले जाए। आप देखिए कि आपके मुल्क में कितनी ग्रोथ आती है और आप कितने लोग बाहर जाते हैं और कितने पैसे कमा के बेचते हैं। आप इससे अंदाजा करें कि हमारी जो IT एक्सपोर्ट्स हैं, आज हमारी IT एक्सपोर्ट तकरीबन वेरियस एस्टिमेट्स के मुताबिक 3 से 5 बिलियन डॉलर है। इंडिया की $250 अरब है। तो भाई मैं तो कह रहा हूँ शॉर्ट टर्म में, मैं लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा। अगर आप शॉर्ट टर्म में ये आइडेंटिफाई कर लें इंडिया किन किन एरियाज में काम कर रहे हैं, आप शॉर्ट टर्म में 5 से 10 अरब डॉलर पे अपनी एक्सपोर्ट्स को लेके जा सकते हैं। मैं 2 साल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ फोकस होना चाहिए। इसी तरह FDI आपकी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, आप उसका अगर कोई प्रॉपर इसकी आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाएं, आप इससे अंदाजा करें पाकिस्तान की FDI जो आज है वो $1.5 बिलियन है। कितनी है? $1.5 बिलियन। इंडिया की कितनी है? $84 अरब, $84 बिलियन। वियतनाम की तकरीबन 15 से 20 बिलियन डॉलर है। तुर्की की तकरीबन 8 से 10 अरब डॉलर है। अगर हम सही पाकिस्तान की मार्केटिंग करें, जो कि मुझे लगता है किसी भी हुकूमत ने आज तक नहीं की, ठीक है ना, शायद 15-20 साल पहले हमारी कुछ 5-7 बिलियन डॉलर तक पहुंची थी, पिछले 15 सालों में तो FDI पे कुछ भी काम नहीं हुआ। अगर हम सही मानों में FDI की प्रॉपर मार्केटिंग करें अपनी कंट्री की,
हम अपनी एफडीआई को 1.5 से 5 Political stability नहीं बिलियन तो डॉलर पे FDI लेके जा कैसे सकते हैं। हाँ, हाँ, पॉलिटिक्स ये भी अच्छा सवाल किया ना। मैं तो भी मुझसे किसी ने पूछा इकोनॉमिक कंटिन्यूटी के हवाले से कि तो मैंने कहा किसी जमाने में हमारे 5 ईयर इकोनॉमिक प्लान हुआ करता था। अब अगर आप 2017 से 22 की सूरत हाल देख लें तो उसमें 5 प्राइम मिनिस्टर और 7 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो गए। तो जब 7 फाइनेंस मिनिस्टर 5 साल में चेंज होंगे तो फिर इकोनॉमी की यही सूरत हाल होगी। बिल्कुल ठीक है। आगा साहब, अब ये जो हम बजट की बात करते हैं, यकीनन वो व्यूअर्स भी देख रहे होंगे, उनको बजट के अदादो शुमार एक गोरख धंधा लगता होगा, उनको समझ कुछ नहीं आता। असल मसला ये होता है कि आवाम को कि महंगाई कैसे कम होगी। हुकूमत की प्रायोरिटी हमें नजर आ रही है, लाजमी देर आए दुरुस्त आयत वाली बात है। अब इस वक्त हुकूमत की जानिब से चीनी आटे पर ज़र तलाफी देने का भी फैसला किया गया। और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे हुकूमत काम करेगी तो फिर आवाम को ज़रा रिलीफ मिल सकता है किसी एंगल से? अगर इसको 2 वर्ड्स में कहें तो एग्रीकल्चर एंड एचआर जो बात हुई है, अगर मैं इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करूं तो ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑटोनॉमी के बाद पहला बजट है जिसमें स्टेट बैंक नए नोट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अब ये क्या करेंगे, ये अब 2 तरीके से अपनी एक्सटर्नल डेट फाइनेंसिंग को कंप्लीट करेंगे। नंबर 1, या तो ये अपनी डोमेस्टिक डेट बढ़ाएंगे, जो $5 बिलियन की जो डेट फाइनेंसिंग है, या तो ये एक्सटर्नल डेट बढ़ाएंगे। नंबर 2, या तो ये डोमेस्टिक डेट बढ़ाएंगे। अब डोमेस्टिक डेट को अगर मैं देखता हूं तो डोमेस्टिक डेट का मतलब यही है कि आटा, चीनी और चीज़ें महंगी होना। अब इनसे गवर्नमेंट को तो फायदा होगा, वो क्या करेंगे कि चीजें परचेज करेंगे हमारे लोकल बैंक से, और लोकल बैंक्स भी इस पे कोई जाके रिस्क एनालिसिस या कुछ नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, स्ट्रेट अवे गवर्नमेंट को लोन दे देंगे, जो बहुत आसान वैसे है। इन हालात में जिसका फायदा हो रहा है ना वो सिर्फ बैंक सेक्टर है हमारा। लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ जो हमने आईएमएफ से जो डील की ना, ये जो हमने लास्ट जो की थी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन जो हमने ये जो प्राइवेट बोरिंग वाली जो डील की थी ना हमने आईएमएफ से, क्यों हो ये रहा है कि एक तो बैंक जो है वो 2% तकरीबन जो है स्टेट बैंक की बोरिंग कॉस्ट के ऊपर कर रहे हैं। अब जब ये आपने जो भाई साहब भी कह रहे थे वो यही था कि हमारी जो डेट सर्विसिंग कॉस्ट है तकरीबन 3.5-4 हज़ार अरब के ऊपर 3-3.5 से 4 ट्रिलियन के आसपास पहुंच गई है। अब एक तरीके का जो फिस्कल डेफिसिट का है वो ये है कि आपकी बोरिंग कॉस्ट को कम किया जाए। अब मसला ये कि आईएमएफ से आपने जो मुआहिदा किया हुआ है कि भाई आपकी जो बोरिंग कॉस्ट इन्फ्लेशन प्लस 2% होगी, उसमें आप फंस गए हैं। हालांकि अगर ये हमारी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की और कंट्री की रिक्वायरमेंट है, हमारी 5 से 7% से ऊपर हमारा इंटरेस्ट रेट होना ही नहीं चाहिए। हमारी इंडस्ट्री अफोर्ड ही नहीं कर सकती। आज से चंद सालों पहले हमारा इंटरेस्ट रेट 5% था, फिर 13% हो गया, फिर 7% हो गया, अब 17% हो गया। तो इसमें कोई क्या कारोबार करेगा? ठीक है। अच्छा, इस वक्त कुकिंग ऑयल का बड़ा इशू चल रहा है जो कि हुकूमत ने 2% से शायद 6% ड्यूटी कर दी उसकी। अब सवाल यहाँ ये कि हमारे पास ऑल्टरनेट भी तो है। पाम ऑयल मतलब ज़रूरी तो नहीं, हम तो कैनोला और सरसों का हमारे पास फैसिलिटी है, हम उससे भी तो तेल प्रोड्यूस कर सकते हैं कुकिंग ऑयल के लिए। बात वहीं आ जाती है एग्रीकल्चर सेक्टर। बिल्कुल, एग्रीकल्चर सेक्टर को आप देखें पहले 2% था, इंक्रीज करके 10% हो गया। अब जब हमारे फार्मर्स को ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगी मिलेगी तो वो किस तरीके से आगे लोगों को सस्ता देंगे? जैसे कि बात की जाए कि इंपोर्टेड चीज चाहिए तो इंपोर्टेड की प्राइस पे करो। जब कॉस्ट ही हमें इतने की पड़ रही है, जैसे मैंने पेट्रोल की बात की स्ट्रेट अवे, जब पेट्रोल की कॉस्ट हमारे पास पड़ ही इतने की रही है 210 रुपए की, तो मैं कैसे 210 का दे दूं जिस पे मैंने जीएसटी और लेवी टैक्स तो लगाया ही नहीं है उस पे। जब इन चीजों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिक्रीज करने के लिए आपको कॉन्क्रीट मेजर्स लेने पड़ेंगे, जिसमें अभी कुछ किया है इन लोगों ने, जिसमें सीड्स हो गए, ट्रैक्टर्स हो गए, ये कम किए। लेकिन फिर भी मैं इस पे बात करूंगा, इस पे क्योंकि इन्होंने स्मार्ट टेक्नोलॉजीज की बात की है, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज को भी जब आप इस पे इंप्लीमेंट करने जाएंगे दैट रिक्वायर्स अ कॉस्ट, उसको भी कॉस्ट चाहिए। अब वो आपका स्मॉल फार्मर तो नहीं कर सकता, या तो आपका मीडियम फार्मर करेगा, या तो आपके जो दूसरे बड़े फार्मर्स हैं वो कर सकते हैं। स्मॉल फार्मर्स के ऊपर थोड़ा सा इस पे इम्पैक्ट आएगा। मैं इस पे गवर्नमेंट से सिर्फ ये एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जो डोमेस्टिक जो डेट की हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, डोमेस्टिक डेट को थोड़ा सा कम किया जाए। ये विन विन सिचुएशन होगी सिर्फ और सिर्फ बैंक्स के लिए। बैंक्स क्या करेगी, अगर आपकी गवर्नमेंट आपसे लोन मांग रही है तो वो स्ट्रेट अवे आपको लोन दे देगी, वो करेगी नहीं उसके ऊपर रिस्क फाइनेंस या कोई बात, वो कहेगी भाई बहुत सेफ लोन है, गवर्नमेंट को दे दो, वो हमें वापस कर देंगे। अब इन पूरे सिनेरियो में जो प्राइवेट हैं वो सफर करेंगे। अब प्राइवेट जब लोन लेने जाएंगे तो एक तो उनको हायर रेट पे मिलेगा, जैसे कि एफडीआई की हम बात कर रहे हैं, तो एफडीआई वैसे ही हमारे पास मौजूद नहीं है तो और कम हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपकी कॉर्पोरेट इनकम जो है, यहाँ पे जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं वो इनकम देती है हमें 10%,
और उनके ऊपर जो टैक्स इम्पोज किया हुआ है वो है 30%। तो आप ये चेक करें कि जो 30% टैक्स इम्पोज किया हुआ है और इनकम जो वो लोग हमें दे रहे हैं वो 10% है, तो एक अच्छा खासा डिफरेंस मौजूद है। सिर्फ मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से कि इन चीजों को थोड़ा सा कर्टेल किया जाए, ताकि बाकी जो हम इंटरनेशनल मार्केट्स देख रहे हैं या इंटरनेशनल हम जैसे कि चाइना हो गया, ये बाकी चीजें हो गई, ये 50-50% सब्सिडीज देते हैं अपनी इन चीजों को, इंडस्ट्रीज को, ताकि ये फ्लरिश कर सकें। हम थोड़ा सा इनको हेल्प आउट करें ताकि हमारे पास भी FTI और बाकी चीजों की जनरेशन भी हमारे पास ठीक है। इस बन वक्त सके। हमें ख्वाजा तारिक नज़ीर साहब ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया सर। ख्वाजा साहब, यकीनन ये इस मौशी हालात में ये बजट पेश करना एक जुए शेर लाने के मुतरादिफ था शहबाज शरीफ साहब के लिए। बहरहाल ताजरों ने, सनतकारों ने बजट को तालीम और यूथ दोस्त करार दिया है। इसमें और कौन सी बेहतरी लाई जा सकती थी इस बजट में जो आप लोग नहीं ला सके? बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कि जैसा आप जानते हैं कि जो इस वक्त मुल्क की मुआशी हालात हैं उसमें ये बजट भी जो है, जैसे आपने खुद फरमाया, जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि बुरे से बुरे हालात में भी आप कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ करके तो जो गरीब आवाम है उनको सहूलत प्रोवाइड कर सकते हैं। इस वक्त देखिए बात ये है कि तमाम जो सियासी जमातें जो इस वक्त हुकूमत में हैं और पाकिस्तान के अवाम, इनको ये सोचना है कि ये जो वक्त है कड़ा वक्त है पाकिस्तान के लिए मुआशी लिहाज से, और इसमें हम सब ने मिलकर जो है इस मसले से बाहर निकलना है और यकीनन कुर्बानियां देनी है। और जिन लोगों के पास ज्यादा वसाइल है, दौलत है, उनको आगे आना चाहिए और उनको जो है कुर्बानियां ज्यादा देनी चाहिए। इसलिए कि ऑलरेडी आप जानते हैं कि महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से गरीब तबका जो है वो पिसा हुआ है और वो ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता कि हम उनके लिए रोजमर्रा की अशिया जो है मजीद महंगी कर दें और उनकी जिंदगियां अजीरन कर दें। तो गुजारिश ये है कि अभी तो तजावीज पेश हुई हैं, इस पे इंशाल्लाह पार्लियामेंट में सैर हासिल गुफ्तगू होगी और उम्मीद है कि जो मेंबर पार्लियामान हैं उसमें, और जिसमें जिसके जो है पार्लियामेंट के भी अफराद शामिल हैं, वो अपनी बेहतरीन राय देकर इसको मजीद बेहतर और संभालने की कोशिश करेंगे ताकि गरीब आवाम के लिए एक जिसे कहते हैं ताज़ा हवा का झोंका इस घुटन के माहौल में, खासकर मौसमी घुटन के माहौल में। जी ठीक है सर। यकीनन प्राइम मिनिस्टर साहब ने गरीब तबके को फोकस्ड किया है ताकि उनके ऊपर बोझ कम से कम पड़े। आप लोगों ने तनख्वाहदार कम वसाइल वालों को इनकम टैक्स छूट की जो मराद दी है, लेकिन सर एक बहुत बड़ा मसला आप लोगों ने खुद एतराफ़ किया कि 3,000 अरब रुपए टैक्स चोरी हो रहे हैं। उन लोगों को कैसे टैक्स नेट में लाया जाएगा? देखिए, इस सिलसिले में पिछली हुकूमत ने या हमारे अपने पिछले दौर में काफ़ी कोशिशें हुई हैं और जब भी इस सिलसिले में हम पेशरफ करते हैं तो हमारा कारोबारी तबका जो है वो रिजिस्ट करता है और ताउन नहीं करता। ये मैं समझता हूँ कि ज़बरदस्ती आप नहीं करवा सकते और इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, खासतौर पर जो चैम्बर के अफराद हैं या ओहदेदारान हैं, उनको ऑन बोर्ड लेकर आप ऐसे कवानीन वज़ा कर दें कि बगैर किसी रिटेलर को या दुकानदार को या कारोबारी शख्स को तंग किए हुए आप उनका टैक्स जो है कलेक्ट करना शुरू कर दें। और ये जो टैक्स नेट है अगर वो बढ़ जाता है, क्योंकि अब आपने छूट दी है 1 लाख की, तो उससे काफी लोग जो है टैक्स नेट से बाहर चले जाएंगे। तो इसलिए अब और भी ज्यादा जरूरी हो गया है कि आपको नए लोगों को टैक्स के अंदर लाना होगा। और आजकल तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, आपके पास सारा डेटा मौजूद है और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इस तरह की पेशरफ करनी चाहिए। एडिशनल टैक्स तो नहीं इम्पोज किया हुकूमत ने अभी? सॉरी, एडिशनल टैक्स तो इम्पोज नहीं किया हुकूमत ने अभी? जी मैं देखिए, टैक्स जो है वो कभी भी वो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता। ठीक, आप ज्यादा से ज्यादा उनको रिलीफ देंगे तो लोग ज्यादा से ज्यादा कारोबार करेंगे और वॉल्यूम के बेसिस पे आपको जो है ज्यादा टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट होगा। तो अगर आप टैक्स कर देंगे तो लोग फिर अवॉइड करेंगे, चोरी करेंगे,
तो जितने आप सख्त कवानीन बनाएंगे, आप याद रखिए, यकीन रखिए कि उसमें चोरी का एहतमाल ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप खुली छूट दे दें और ऐसे तरीक़ेकार अपनाएं कि वो रजाकाराना तौर पर देने को तैयार हो जाए, और वो हो सकता है। अब मैं समझता हूँ कि हमारा ताजिर तबका दूसरे तमाम तबकों को तरह एक कहना चाहिए कि मुहिब्बे वतन है, और इस वक्त जो सूरत हाल है वो आप जानते हैं। ठीक, इंशाल्लाह। अच्छा ख्वाजा साहब, अब हम बात कर लेते हैं कि यकीनन मेरे जो पैनल में मौजूद है गेस्ट, उन्होंने बड़ी अच्छी सजेशंस दी हैं। इस वक्त बहुत सारा प्रेशर है, इस वक्त कर्जों की अदायगी भी बहुत सबसे बड़ा मसला है। हम डॉलर अर्न कैसे कर सकते हैं, मेन सवाल ये है। यकीनन जो आपकी मुआशी टीम होगी उनके पास भी बहुत सब सजेशंस होंगे। मेरे पैनल ने एक एडवाइस दी है, मैं चाहती हूँ आप जो है हुकाम बाला तक पहुँचाएं कि एक तो एग्रीकल्चर और दूसरा ह्यूमन रिसोर्सेज को अगर हम उनको एड्रेस करें और रैपिड उनके ऊपर काम करें तो हमारी इकोनॉमी जो है वो इंपोर्ट इकोनॉमी की बजाय एक्सपोर्ट इकोनॉमी बन सकती है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, जो आपके पैनलिस्ट ने जो बातें की हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। अगर आप इसमें आईटी को भी ऐड कर लें तो इस वक्त आईटी का दौर है, और आप भारत को देख लें और दूसरे ममालिक को देख लें कि वो आईटी की मदद में कितना एक्सपोर्ट करते हैं, और हम तो अभी तिफले मकतब हैं उस फील्ड में। और हमारी हुकूमत की इंशाल्लाह कोशिश तो फिर बात वही आ जाती है ना सर, आईटी के लिए 17 अरब रुपए लग रहा है आपको इट्स इनफ? नहीं, मेरा ख्याल है कि इट्स नॉट इनफ, बट हायर एजुकेशन के लिए आप देखिए कि अच्छा खासा एक अमाउंट है जी। उसको उससे भी रिलेट करें। फिर कंप्यूटर लैपटॉप्स के लिए भी हमने अलग से मुख्तस किया है, उसको अगर मर्ज कर ले तो ये साइजेबल फिगर हो जाएगा। और आप यकीन जानिए कि जब जरूरत पड़ेगी तो और रिजल्ट आने शुरू होंगे तो इंशाल्लाह इसमें मजीद इजाफा हो जाएगा। ठीक है सर, लास्ट जहाँ तक आपने एग्रीकल्चर की बात की है तो हमारी निजात, हमारी बचत जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है एग्रीकल्चर से ही है। वो इसलिए कि अगर हम एक एग्रीकल्चरल मुल्क होते हुए भी अगर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है इंपोर्ट करते हैं तो इससे ज्यादा जुल्म की बात और कोई नहीं हो सकती। हम तो एक्सपोर्ट करने वाले लोग थे, हम तो दुनिया की जो है बास्केट थे फूड की, तो हमें उसी नहज पे उस पे जाना चाहिए कि हम अपने यहाँ खुद जो है इतनी पैदावार करें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, और कीमती ज़र मुबादला है वो किसी और अच्छे काम के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए जो है वो हम यूज कर सकते हैं। सर, इस वक्त जो आप लोगों को दूसरा बड़ा चैलेंज है वो एनर्जी क्राइसिस का है। यकीनन जो एनईसी का इजलास हुआ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिजली बचत के मंसूबे बनाने के हवाले से जो है वो एक टीम भी तश्कील दे दी है, लेकिन सोलर पैनल पे आप लोगों ने टैक्स छूट दे दी है। ऑल्टरनेट बिजली की प्रोड्यूस पे आप लोग क्या रैपिड एक्शन ले रहे हैं? तो हम मेरे इल्म में ये बात है कि सोलर और क्या कहते हैं विंड जो है उसको जो है मतलब हम डेवलप ज्यादा करना चाह रहे हैं। अच्छा, मसला ये है, आप बल्कि मुझसे ज्यादा बाखबर हैं कि इस वक्त हमारे पास ना कोयला है, ना तेल है, ना फर्नेस ऑयल है, ना एलएनजी है। जब हमारा ये मामला आईएमएफ से तय हो जाएगा और दीगर डोनर से तय हो जाएगा तो आप देखिएगा इंशाल्लाह विद इन नो टाइम जब आप एलएनजी, कोयला, तेल, फर्नेस ऑयल, तमाम गैस ये जब आप खरीद लेंगे तो ये 7-7.5 मेगावाट का जो शॉर्टफॉल है इंशाल्लाह जो है वो अगले 2-3 महीनों में, और ये हमारा रिकॉर्ड है 2017 में हम जीरो लोड शेडिंग पे छोड़ कर गए थे। अभी क्या वजह हुई है वो आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, तो इंशाल्लाह वो रिकॉर्ड जो है वो हम दोबारा जो है करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आपने टाइम दिया। नोमान, अब जिस तरह हम बात कर रहे थे बिजली क्राइसिस के हवाले से, उन्होंने तो बता दिया कि अभी क्या क्या इश्यूज हैं। मजीद पेट्रोल महंगा होगा, मिफ्ता इस्माइल ने कह भी दिया, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम डिफॉल्टर हो जाएंगे। तो आवाम के लिए इस वक्त क्या मैसेज है कि मजीद उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? देखिए, आपका इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा जब पेट्रोल बढ़ेगा, और आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बुनियादी अंसर पेट्रोल है, और आपका पाक रुपये भी मजीद अगर नीचे जाता है, जैसे कि हम देखें 202 पे गया है, तो आने वाला साल जो है महंगाई के हवाले से तो काफ़ी टफ नज़र आ रहा है। ठीक है ना जी।
अगर महंगाई होगी तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट जो है फ्यूल इंपोर्ट्स को कंट्रोल करने के लिए हो सकता है कि बिजली की तरफ भी, बिजली की शॉर्ट लोड शेडिंग के ऊपर भी जाए। तो अवामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि डिस्पाइट द फैक्ट कि कोई ऐसे मेजर नए टैक्सेस नहीं लगे हैं, लेकिन जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। अब देखिए इसके अंदर भी ये चीज़ देखनी होती है कि इन्फ्लेशन भी दो सूरत हाल में होता है। एक तो ये होता है कि जब इकॉनमी ग्रो कर रही होती है आपकी, और साथ साथ इन्फ्लेशन होता है। जैसे आम आदमी ना, अगर आपकी तनख्वाह बढ़ी है और खर्चे अगर बढ़ रहे हैं तो आप कहेंगे चलो तनख्वाह भी तो बढ़ी, खर्चे बढ़ रहे हैं। अगर तनख्वाह स्टैग्नेंट हो जाए और खर्चे बढ़ रहे हो तो परेशानी का बायस होता है। तो हम ये देखते हैं अगले साल जो है हमारा पाक रुपये मजीद अप्रिशिएट होगा, इंटरेस्ट रेट बहुत हाई लेवल पर हैं, इंपोर्ट्स बहुत हाई लेवल पर हैं, ठीक है ना जी। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे नज़र नहीं आता इतना कुछ। तो बात ये है कि हमें जो है अगला साल में ग्रोथ IMF ने कहा है स्लो डाउन करने के लिए, तो लग यही रहा है कि ग्रोथ कम होगी, इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, तो आवाम के लिए आने वाला साल काफ़ी मुश्किल होगा। ठीक है सर, आप क्या एडवाइस करेंगे इस वक्त के, मतलब मुश्किलात तो आ ही रही हैं, हमें अपने अखराजात को भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बिजली की लोड शेडिंग पे आवाम को भी चाहिए कि उसको जितना हतल मुमकिन उसको कम करे। मार्केट्स के खोलने के हवाले से फौरन एक आपको पता है कॉन्स्पेरेसी फैल जाती है, हर सुबह अलग अलग अपना मसला, ये एक नुक्ते पे क्यों मुत्तफिक नहीं होते? मैम पहले तो आपकी जो क्वेश्चन है इसके दो पॉइंट्स हैं। पहले पॉइंट्स पे IMF की बात कर लेते हैं। IMF पाकिस्तान को कहता है कि रेवेन्यू जनरेशन के लिए पाकिस्तान 28% कैपेबिलिटी रखता है अपने GDP का, लेकिन वो जनरेट कितना कर रहा है? 9.6, बिकॉज ऑफ द टैक्स अवॉइडेंस। जो अभी आपके क्वेश्चन थे, वो टैक्स अवॉइडेंस किस तरह से कंप्लीट होगी वो अभी हमारे मेहमान ने बता दिया। दूसरा जो आपने बात की कि पेट्रोल और ऑयल, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन दो टाइप के हैं। एक इन्फ्लेशन जो आपको नजर आ रहा है कि टेंडेंसी ऑफ प्राइस लेवल, दूसरा है सेंसिटिविटी प्राइस लेवल, सेंसिटिविटी प्राइस इंडेक्स। जो सेंसिटिविटी प्राइस इंडेक्स जो पहले था वो 0.9 था, वो सडन अभी 13 पॉइंट कुछ % पे आ गया है। तो इतना सिग्निफिकेंट इंक्रीज होने का मतलब ये है कि आगे वाला साल इज नॉट इजी फॉर आम पर्सन। तो ये तो मेरे ख्याल से बहुत एक इश्यूज होंगे जिसको हमें बहुत क्रिटिकली टैकल करना पड़ेगा और क्रिटिकली इनको बात करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का सर। और यकीनन एक साल में 4 साल की जो मुआशी बिगाड़ है उसको दुरुस्त नहीं किया जा सकता, बहुत बड़ा चैलेंज है, ये मुआवजा होगा। मगर शहबाज शरीफ साहब ने इस वक्त जो मुश्किल फैसले किए हैं वो यकीनन अपने सियासी फायदे को नहीं देखा, बल्कि वो ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान और 22 करोड़ की जो आवाम है वो थोड़ा मुश्किल बर्दाश्त कर ले तो पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बेहतरीन एक सलूशन निकल आएगा। लेकिन हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी भी बनानी होगी। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने के पान।